चुनाव हैदराबादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वैसे ये चुनाव तो छोटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे बहुत बड़े हैं। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले निजामों के शहर हैदराबाद पर कमल की नजर टिक गई है। इस बुलेटिन में पूरे 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे किस तरह चल रहा है हैदराबाद में हाई प्रोफाइल दंगल, कैसे बीजेपी ने की है चुनावी तैयारी, कैसा रहा अमित शाह का रोड शो। भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी आपको लेकर चलेंगे, जहां अमित शाह पहुंचे थे दर्शन पूजन के लिए। लेकिन आज के आखिरी दिन के प्रचार में शाह ने कैसे अपने तर्कस से चुन चुन कर तीर चलाए, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं अमित शाह का ताबड़तोड़ हमला। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, अपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी, कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना, यहाँ से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक
विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से, चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे, ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे, एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए। कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गया 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूं, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने, हमें तो दिखाई नहीं दिए। चुन चुन कर हमला करते हुए यहां पर टीआरएस पर और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बीजेपी का प्लान और अमित शाह का हल्ला बोल आपने देख लिया। प्रचार खत्म होने के बाद ओवैसी भी आए और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जोर चाहे जितना लगा ले, जीत तो उन्हीं की होगी।
नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे, सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हां, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं, आपने हैदराबाद को समझा ही नहीं। अगर हैदराबाद को समझते तो आप यहां की तहजीब तमद्दुन के कायल होते, यहां की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते, चाहे वो तेलुगु हो या उर्दू हो। आप कुछ जानते नहीं है, आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कार्पेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का, बम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहां रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोले सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निविदेश वो कानून है, जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, जब आप करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है, वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाओ, आंख का अंधा हो जाओ। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं हो जाएगी, इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे
तो हमको बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि संविधान के खिलाफ है। अब जैसे एग्रीकल्चर लॉज है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने गलत उसको लेजिस्लेट कर दिया, कैसे उसको मानेंगे कोई भी? आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूं, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, उनका, आप देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर। वहां जरूर मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। अब कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग। आपको समझ आ गया होगा कि हैदराबाद चुनाव का माहौल इस समय है क्या। आज प्रचार का आखिरी दिन था और आज हैदराबाद के चुनावी अखाड़े की तस्वीर देखकर आपको चुनावी फाइट का भी अंदाजा लग जाएगा। देखिए, एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों में पॉलिटिक्स के पर्दे पर जबरदस्त मुहूर्त हुआ। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। ओवैसी के गढ़ में सियासी ट्रेलर की लॉन्चिंग हुई। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बनाने। Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. पिक्चर 1 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन पक्ष विपक्ष के डायलॉग्स ने हैदराबाद के लोकल चुनाव को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। कैसे अपनी हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी को, उस जहनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। किला ओवैसी ब्रदर्स का है, लेकिन बीजेपी के सेनापति की अगुवाई में टॉप लीडरशिप बड़ा चुनावी धमाका करने के लिए दिल्ली से हैदराबाद कूच कर चुकी है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री यूपी देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी तेजस्वी सूर्या, सांसद। हैदराबादी दंगल के स्क्रिप्ट में हर सीन, हर किरदार, हर संवाद पर सबकी नजरें टिक गई, क्योंकि क्लाइमेक्स को देखकर द एंड के सीन को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। चार मीनार के जिस शहर में जिस ओवैसी ब्रदर्स की तूती बोल नावी जीत का नया रसायन इजाद किया जा रहा है। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी वोकल क्यों? क्या ओवैसी बहाना है, दक्षिण भारत निशाना है? बीजेपी के लिए हैदराबाद जीतने का मतलब क्या? हैदराबाद चुनाव में हिंदू मुसलमान का एजेंडा है। ओवैसी को लेकर बीजेपी इतनी सीरियस क्यों है? कौन करेगा गेम चेंज? कौन जीतेगा बाजी? तो सियासी बिसात पर बीजेपी ने पूरा का पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है। फिलहाल महत्वपूर्ण हो चला है ये चुनाव। हैदराबाद के इस चुनाव की असली कहानी समझने के लिए चुनावी टक्कर की रणनीति को आपको देखना चाहिए। प्रचार में मुद्दों की धार समझनी होगी, जुबानी जंग में इस्तेमाल हो रहे तीखे शब्दों पर गौर करना होगा। अब तक ओवैसी दूसरे के गढ़ में घुसकर
सीधा चैलेंज कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए ओवैसी को उनके घर में मात देने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी के प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट देखिए। प्रचार धुआंधार है। हैदराबाद में लड़ाई आर पार की है। बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। हैदराबाद में चुनाव लोकल है, लेकिन इस चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय हैं। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? चुनावी दंगल में भड़काऊ लाउड स्पीकर भी बज रहा है। हम आपको कैंपेन में इस्तेमाल हो रही चुनावी डिक्शनरी के एक एक शब्दों के बारे में बताएंगे थोड़ी देर में। आपको हैदराबाद के लोकल चुनाव का राष्ट्रीय धर्म कांटा भी समझाएंगे, यानी इस चुनाव में कितना हिंदू और कितना मुसलमान चल रहा है, धर्म वाला कांटा किधर भाग रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल समझना आपके लिए जरूरी है। चुनावी दंगल में 3 टीमें ताल ठोक रही हैं, बीजेपी, एआईएमआईएम और टीआरएस। पिछले चुनाव में 2 टीमों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यानी ओवैसी के सपोर्ट से टीआरएस का मेयर चुना गया। लेकिन इस बार तेलंगाना में उपचुनाव के रिजल्ट ने दोस्ती में दरार डाल दी। हैदराबाद में हो रहे चुनाव का समीकरण समझिए। नगर निगम की 150 सीटों पर चुनाव, 150 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार है, 150 सीटों पर ही टीआरएस के उम्मीदवार है, सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट। चुनावी शोर में पूरी लड़ाई ओवैसी बनाम बीजेपी की समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ 51 सीटों पर लड़ रहे ओवैसी के खिलाफ बीजेपी एग्रेसिव है। बीजेपी इस लड़ाई में हैदराबाद रियासत के विलय का चैप्टर पढ़कर सुना रही है। इस देश के नागरिकों को यहां पर आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़े, परमिट की आवश्यकता पड़े, इस प्रकार की साजिश को यहां के नागरिकों ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी परिणति है कि आज हम सब यहां पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस रोड शो की कमान उत्तर प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को सड़क पे उतारा है, वो पार्टी के ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को चैलेंज करने की मंशा को साफ जाहिर करता है। हैदराबाद का लोकल इलेक्शन कितना वोकल है, इसकी लाइन आपको कुछ डायलॉग डिलीवरी से समझ में आ जाएगी। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी कुछ ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी को खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों पर तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दे, मेरे जूते के नीचे लगा दे। तो बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या हो। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, किसी के बाप से बनने वाला नहीं। बीजेपी और ओवैसी ब्रदर्स आमने सामने हैं। पब्लिक मीटिंग में जुबानी जंग जबरदस्त है। एक तरफ पाकिस्तान, जिन्ना, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक, भाग्यनगर वाला प्रहार है, तो दूसरी तरफ बिरयानी, शेरवानी, मस्जिद, कलमा और चाय वाला वार है। ओवैसी को उनके ही घर में बीजेपी ने ललकारा है। 1 दिसंबर को वोटिंग है और 4 दिसंबर को रिजल्ट। लेकिन ओवैसी के सियासी वजूद का सीधा सवाल है। यही वजह है कि ओवैसी के धधकते बोल से हैदराबाद का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।
वो केसरिया राजनीति को ललकारते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को साधते हैं और 6 दिसंबर की याद दिलाना नहीं भूलते। बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। भाईजान घर घर दस्तक दे रहे हैं, सीधे मोदी से लड़ाई का मंसूबा है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स को उनके ही घर में ढेर करके क्या बीजेपी दक्षिण में गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है? आज तक ब्यूरो। चुनाव हैदराबादी आज तक पर लगातार जारी है, लेकिन क्या हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर था? क्या है इसके पीछे की कहानी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं चुनाव हैदराबादी, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज अमित शाह के हैदराबाद इलेक्शन में एंट्री क्या हुई? शाह ने पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा पाठ किया और उसके बाद 2 घंटे तक हैदराबाद की सड़कों पर मेगा रोड शो किया। अमित शाह ने पहले चुनावी माहौल समझा और उसके बाद 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद प्लान की पूरी डिटेल विस्तार से शेयर कर दी। कैंपेन का आखिरी दिन और हैदराबाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। हैदराबाद में अमित शाह ने मेगा रोड शो किया। नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। डोर टू डोर ओवैसी का धुआंधार प्रचार। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते हैं, तो वो ख्वाब देख सकते हैं मगर रियलिटी कुछ और है। और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। चुनावी जीत के लिए टीआरएस ने झोंकी ताकत। हैदराबाद में कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद। चुनावी जीत के दावे हैं, लेकिन चुनावी रण में आर पार की लड़ाई है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन और एग्रेशन बीजेपी खेमे में दिखा। सियासी लड़ाई में अमित शाह ने विरोधियों के दुर्ग में पूरे दल बल के साथ चढ़ाई बोली। शाह की नीति और नियत एकदम क्लियर। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। अब 3 तस्वीरों से अमित शाह के मिशन हैदराबाद के संपूर्ण रोड मैप को समझिए। सुबह अमित शाह दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे और चुनावी कैंपेन से पहले 4 मीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इसके बाद 2 घंटे का मेगा रोड शो किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैदराबाद में बीजेपी के एजेंडे की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। हैदराबाद में अमित शाह की एंट्री की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाका एआईएमआईएम और टीआरएस का है, लेकिन बड़ा धमाका बीजेपी करना चाहती है, जिसे आप हैदराबाद की चुनावी प्रयोगशाला में बीजेपी के चुनावी प्रचार की टाइमलाइन से ही समझ सकते हैं। 27 नवंबर 2020 जेपी नड्डा का रोड शो, 28 नवंबर 2020 योगी का रोड शो, 29 नवंबर 2020 शाह का रोड शो। भगवा झंडे, भगवा साफा और केसरिया ललकार से पूरा शहर ही गूंज उठा। यहाँ भगवा ब्रिगेड का नारा है। निजामों के शहर में भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी और एआईएमआईएम में तू मैं जारी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने पॉलिटिकल स्ट्राइक की। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। आज अमित शाह ने ओवैसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ओवैसी के चैलेंज पर पलटवार किया। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं
और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है। आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आपका काम, आप मुझसे परमिशन लेंगे। बीजेपी के मैसिव कैंपेन के खिलाफ टीआरएस और एआईएमआईएम मुखर हैं। बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब में अमित शाह ने अपनी पार्टी के इरादों और वादों का ट्रैक रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया। मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। शाह के एक्शन प्लान पर ओवैसी का पॉलिटिकल रिएक्शन आया। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी ने अपने रणनीतिकारों की पूरी ब्रिगेड को उतार रखा है। हैदराबाद की बिसात पर चली जा रही चाल ने इस इलेक्शन को सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो बना दिया है, क्योंकि ये चुनावी लड़ाई भाग्यनगर बनाम नस्लों तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। क्या हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर था? क्या हैदराबाद के सैकड़ों सालों के इतिहास में किसी भाग्यनगर का भी जिक्र आता है? क्या वजह है कि हैदराबाद की चुनावी रैली में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही? हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों पर उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह। भाग्यनगर पर सियासी भिड़ंत का सच। क्या हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था? भाग्यनगर कितनी हकीकत, कितना फसाना। चुनाव हैदराबाद में चल रहा है। भाग्यनगर की बात हैदराबाद की जमीन पर। लेकिन अब भाग्यनगर का सच पूरा देश जानना चाहता है। क्या भाग्यनगर पॉलिटिकल जुमला है या हैदराबाद की ऐतिहासिक सच्चाई? वैसे आप हैदराबाद और निजाम के इतिहास के बारे में जानते होंगे। हैदराबाद के निजाम के रोल के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि कैसे सरदार पटेल के कड़े और बड़े फैसले की वजह से हैदराबाद का भारत में विलय मुमकिन हुआ था। आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना, यहाँ से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। हैदराबाद में भाग्यनगर को लेकर कई किस्से और कहानियां कहे और सुने जाते हैं। दावों के पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात कही जाती है। सैकड़ों साल पुरानी एक कहानी तक सुनने में आती है। उसी कहानी के मुताबिक भाग्यनगर के पीछे एक लव स्टोरी है। आखिर भाग्यनगर को लेकर इतिहास में क्या प्रमाण है? एक कहानी के मुताबिक भाग्यवती नाम की एक नृत्यांगना थी और उसी नृत्यांगना से जुड़ी है भाग्यनगर की दास्तान। कहानी 500 साल पुरानी है। उस दौर में मौजूदा हैदराबाद की हुकूमत गोलकुंडा राजवंश के सुल्तान कुली कुतुब शाह के हाथों में थी। कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर को बसाया था, जिसे उस वक्त भाग्यनगर कहा जाता था। वजह थी उनकी प्रेमिका, जिसका नाम भाग्यवती था। कहते हैं 1589 में कुतुब शाह ने भाग्यवती से शादी की और कुली कुतुब ने गोलकुंडा सल्तनत में शामिल होने के बाद भागमती के नाम पर भाग्यनगर शहर बसाया, जिसे बाद में हैदराबाद नाम मिला। ये कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है, हमारे वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन और हिस्टोरियन फिरोज बख्त अहमद ने समझाया है। इतिहासकार फिरोज बख्त अहमद ने बताया कि इतिहास में जिक्र मिलता है कि हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था। हैदराबाद का नाम पहले
बिलाशुबा भाग्यनगर था और ये जो नाम रखा गया था ये कुली कुतुब शाह एक दोशेज़ा से सुंदरी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका नाम था भागमती, उनके नाम पे ये रखा गया था। उसके बाद फिर ये हैदराबाद हो गया। वहीं इतिहासकार अमित राय जैन ने भी बताया कि सैकड़ों साल पहले भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद रखा गया। इसके पीछे भाग्यवती और कुतुब शाह की लव स्टोरी है, जिसका वर्णन इतिहास में मिलता है। खुदादाद महल जो कि कुतुब शाह को बहुत प्रिय था, उसके विषय में भी उसने कविता रची है कि यह महल स्वर्ग के समान है। उस महल में वो अपनी प्रेयसी को लेकर के आई जो कि एक बंजारन महिला थी और उसका नाम भाग्यवती था। तो यह भी वर्णन मिलता है जो कि इस्लामिक यानी कि जो कि मुस्लिम शासकों के इतिहास है उन स्रोतों में मिलता है कि उसके नाम पर पे भाग्यनगर भागवती के नाम पर पे रखा गया और बाद में उसका नाम कालांतर में चेंज हुआ, हैदराबाद हुआ। दो इतिहासकारों ने यह बात कही कि भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद रखा गया और अब हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी के नेता हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कह रहे हैं। ये बात 2018 में योगी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी कही थी और हैदराबाद में बीजेपी एमएलए राजा सिंह भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कहते हैं, लेकिन नाम बदलने की सियासत पर ओवैसी प्रहार कर रहे हैं। आप आकर हैदराबाद का नाम तब्दील कर देंगे इनको। भाई बीजेपी, देखिए मैडम, बीजेपी को हम चैलेंज किए हैं इलेक्शन में, हमको एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने पैसा देकर हैदराबाद में फ्लाईओवर, वाटर लाइन, वाटर रिजर्वायर, सीवरेज लाइन, आप बताइए ना। भाई सैलाब आया, 100 साल के बाद इतना बारिश हुआ, आपने कर्नाटका को पैसे दिए, यहां पर नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया यहां पर? आप यहां पर आकर असदुद्दीन ओवैसी जिना है, पुराना शहर, रोहिंग्या पाकिस्तानी है, 30,000 नाम रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट पर। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। बीजेपी ने वोटरों के सामने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का नैरेटिव सेट किया और विपक्ष यही पूछ रहा है कि नाम बदलने से क्या हैदराबाद की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आज तक ब्यूरो। भाग्यनगर के जरिए भाग्य बीजेपी का कितना तय हो पाता है, यह देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। बीजेपी की सोच और नजरिए दोनों का नाता हैदराबाद से है। बहुत लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति के पीछे सिर्फ ओवैसी फैक्टर है या फिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला, लेकिन हकीकत यह है कि हैदराबाद की सियासत पर बिसात के पीछे बीजेपी की विचारधारा का संपूर्ण आधार मौजूद है। हैदराबाद की बिसात पर सियासी चाल के पीछे क्या है? सियासत के शतरंज पर शह और मात के पीछे गेम चेंजर सोच क्या है? बीजेपी के लिए हैदराबाद इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? लोकल चुनाव में हार जीत का राष्ट्रीय फैक्टर क्या है? इसे समझने के लिए आपको हैदराबाद में बीजेपी की प्रयोगशाला में इजाद हो रहे केमिकल के बारे में जानना होगा। बीजेपी की फिलॉसफी को पढ़ना होगा। फैक्टर नंबर 1 राष्ट्रवाद, फैक्टर नंबर 2 हिंदुत्व, फैक्टर नंबर 3 पटेल की विरासत, फैक्टर नंबर 4 दक्षिण द्वार। और आप लोग 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि उस दिन मुझे आपकी याद विशेष आती है क्योंकि 17 सितंबर मेरा जन्मदिन भी है। सियासी पर्दे पर जो तस्वीर आज नजर आ रही है उसके फ्लैशबैक में चलने पर आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। ये तस्वीर 11 अगस्त 2013 की है, जब नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का शंखनाद किया था। जगह चुनी हैदराबाद। यस वी कैन, यस विल डू, यस विल डू। मेरे साथ बोलिए, जय तेलंगाना। बीजेपी के राष्ट्रवाद की पॉलिटिकल फिलॉसफी पर हैदराबाद एकदम फिट बैठता है, जिसके साथ हिंदुत्व बीजेपी के लिए बोनस है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी बार बार अतीत के उसी पन्ने को खोल रही है जिसमें हैदराबाद रियासत की हार का सच है।
और लौह पुरुष की अगुवाई में देश की जीत। आज तक ब्यूरो। लोकल चुनाव में वोकल पार्टियां, लेकिन कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।